प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुत जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। सुमिता आंटी आप गाथाएं बोलेंगे बात वाली? मैं मंडे को पूछूंगी आप लोगों से, मंडे को हेडिंग से पूछूंगी और बंद विच्छित्ति भी तैयार करके रखें, वो भी मेरे को जब मन होगा तब पूछूंगी। अभी रेखा अभी आप सुनाएंगे गाथाएं? कौन सी वाली? ये पीछे वाली? यही वाली? ये दूसरी? यही वाली सुना दीजिए। हाँ। अपनी चर्चा चल रही है 35वीं गाथा के संदर्भ में। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर्णिशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष जानना चाहिए। यहाँ पर संवर के प्रकरण में संवर के कारणों के रूप में अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही थी और अनुप्रेक्षाओं में जो 10वीं भावना है लोकानुप्रेक्षा, लोक भावना, उसके अंतर्गत 3 लोक की रचना का वर्णन यहाँ पर देखा जा रहा है। तो मध्य लोक के अंतर्गत जम्बू द्वीप की रचना, और जम्बू द्वीप में गंगा नदी का किस तरह से गंगा नदी निकलती है, गंगा और सिंधु, उसकी चर्चा कल अपन ने देखी थी। अब यहाँ आगे अपने द्रव्य संग्रह में तो नदियों की ही है, बाकी की सारी नदियां वो कैसे कैसे निकल रही हैं, नदियों की ही पूरी आगे तक अभी चर्चा है। तो बीच में अपन थोड़ी सी भरत क्षेत्र की बात यहाँ आई, भरत क्षेत्र को यहाँ शॉर्ट में बता दिया है, तो थोड़ी सी भरत क्षेत्र की रचना अपन देख के फिर ये नदियों की रचना में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कल बताया था पेज नंबर 140 पे लास्ट लाइन में कि ये जो गंगा नदी की भांति ही सिंधु नदी, वो भी हिमवत पर्वत से पश्चिम से निकलकर और दक्षिण दिशा की ओर जाकर और फिर आर्यखंड में पश्चिम की ओर मुड़कर लवण समुद्र में प्रवेश करती है। इस प्रकार ये गंगा और सिंधु, इन 2 नदियों से और बीच में है पूर्व पश्चिम विस्तरित विजयात पर्वत से भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। ये भरत क्षेत्र कहाँ है, कैसा है, किस तरह की इसकी रचना है, तो देखिए ये जम्बूद्वीप गोलाकार है, उसमें भरत क्षेत्र इस तरह का है। पूरे जम्बूद्वीप में यदि हम देखें
पूरा जम्बूद्वीप ऐसा है, ये पूरा जम्बूद्वीप है, और इसमें ये भरत क्षेत्र है, ये हिमवन पर्वत है। तो ये भरत क्षेत्र इस तरह से अर्धचंद्राकार की जैसे आकार का दिखाई दे रहा है, तो हम अलग से केवल भरत क्षेत्र की रचना समझ रहे हैं, इसलिए इसको इस तरह से अपन, ये तो है हिमवन पर्वत, और ये फिर भरत क्षेत्र, और ये चारों तरफ है लवण समुद्र, ये है समुद्र, ये हिमवन पर्वत। ये भरत क्षेत्र कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन यदि देखी जाए तो भरत क्षेत्र के उत्तर में क्या है, भरत क्षेत्र के उत्तर में हिमवन पर्वत, और इसके पूर्व पश्चिम और दक्षिण 3 दिशाओं में, ये तो अभी यहाँ पर ने थोड़ा इधर बना लिया, ये तीनों दिशाओं में, पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में, ये क्या है, लवण समुद्र, यानी 3 दिशाओं से में तो लवण समुद्र से घिरा हुआ है, और उत्तर में हिमवन पर्वत, इस भरत क्षेत्र के उत्तर में हिमवन पर्वत है। अब ये हिमवन पर्वत से हमने देखा था, हिमवन पर्वत के बीच में एक पद्म नाम का सरोवर है, ये पद्म सरोवर है, और इस पद्म सरोवर से एक गंगा नदी निकली और इस तरह से लवण समुद्र में जाके मिल गई। फिर एक सिंधु नदी निकली पश्चिम से और इस तरह से जाके लवण समुद्र में जाके मिल गई। तो ये भरत क्षेत्र 3 भागों में बट गया, 2 नदियां निकली बीच में से, तो पूरा भरत क्षेत्र 3 भागों में बट गया। लेकिन इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच में एक विजयार्ध पर्वत भी है, ये एक विजयार्ध पर्वत इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच में है, जो पूरे भरत क्षेत्र को ऐसे 2 भागों में विभाजित करता है। तो 2 भाग तो हो गए इस विजयार्ध पर्वत के कारण, और 3 भाग हो गए इन 2 नदियों के कारण। इस तरह से भरत क्षेत्र के कितने भाग हो गए, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 खंड इस भरत क्षेत्र के हो जाते हैं। और भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं, चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति होता है, तो वो यही 6 खंड कहे जाते हैं। पूरा भरत क्षेत्र है, पूरा भरत क्षेत्र का यहाँ से यहाँ तक का विस्तार, ये जो बीच में सबसे ज्यादा मोटाई वाली जगह है, यानी यहाँ से देखें सेंटर से यहाँ तक का विस्तार, ये कितना है, 526 सही 6/19 योजन, 526 सही 6/19 योजन। ये भरत क्षेत्र का ये क्या कहेंगे, उत्तर दक्षिण और सेंटर में जहाँ सबसे ज्यादा मोटाई दिख रही है, विस्तार दिख रहा है, उस जगह से, क्योंकि भरत क्षेत्र की आकृति इसको बोलते हैं, शास्त्रों में इसलिए शब्द है धनुषाकार, धनुष के जैसा है ना, अपन तो डी बोल रहे हैं, चंद्रमा के आकार का बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र में इसके लिए शब्द है धनुषाकार है। तो मैथ्स में जिन लोगों को ने थोड़ी मैथ्स में जो मतलब उनको इंटरेस्ट होगा, उनको ये इसका अलग से फार्मूले होते हैं, ये इस जो धनुष आकार की जो चीजें होती है ना, उसके निकालने के अलग फार्मूले होते हैं कि कितना इसका एरिया पूरा कितना निकलेगा। तो वो सब भी तिलोक पद्धति तिलोक सार में वो सब कैलकुलेशन भी दी है, पर अपन तो केवल ये जो 526 सही 6/19 जो कहा जाता है, ये क्या चीज है ये हम समझें। ये पूरा क्षेत्रफल नहीं है टोटल जमीन का, ये पूरा क्षेत्रफल नहीं है, ये केवल उत्तर से दक्षिण तक की सेंटर में से दूरी, भरत क्षेत्र के सेंटर में उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, वो 526 सही 6/19 है। पूरा क्षेत्रफल वो अलग है, वो बहुत ज्यादा है वो, और इसी का ये जितनी दूरी है इसी का दुगना फिर अपन ने किया था हिमवन पर्वत के 1052 योजन। तो ये भरत क्षेत्र के इस तरह से 6 हिस्से हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि बीच में तो है विजयार्ध पर्वत और 2 नदियां गंगा और सिंधु, ये 2 नदियां निकल रही हैं। ये 2 नदियां इस विजयार्ध पर्वत के अंदर गुफा है, उस गुफा में से होकर निकलती हैं। अब ये भरत क्षेत्र के जो 6 खंड हैं, ये जो 6 खंड हैं, इसमें दक्षिण की तरफ जो बीच वाला खंड है, दक्षिण में बीचों बीच जो खंड है उसका नाम है आर्य खंड, ये दक्षिण दिशा है और ये बीचों बीच है, इसका नाम है आर्य खंड, बीच वाले पार्ट का। और इसके बाद में जो बच रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 खंड कहलाते हैं म्लेच्छ खंड। दक्षिण दिशा की तरफ बीच वाला आर्य खंड और बाकी के 5 खंड कहलाते हैं म्लेच्छ खंड।
आर्य और म्लेच्छ क्या होते हैं? तीसरे अध्याय में लास्ट में सूत्र है आर्य म्लेच्छाश्च। मनुष्य दो प्रकार के कहे गए हैं, एक आर्य मनुष्य और एक म्लेच्छ मनुष्य। आर्य और म्लेच्छ में क्या अंतर होता है? बोलो प्रीति। म्लेच्छ तो मतलब धर्म से रहित होते हैं, और आर्य में धर्म होता है, आर्य खंड में। हाँ, यानी जो धार्मिक संस्कारों से युक्त होते हैं, जहाँ धर्म की प्रवृत्ति होती है, वो क्षेत्र और वो जीव, वो आर्य कहलाते हैं। और जो धार्मिक संस्कारों से रहित हैं, जहाँ धर्म नहीं होता है, वो कहलाते हैं म्लेच्छ। तो इन म्लेच्छ खंडों में कोई धार्मिक प्रवृत्तियां, बाकी सब काम होते हैं वही भरत क्षेत्र है, कर्म भूमि की जैसी स्थिति है, और सारे काम बराबर होते हैं। लेकिन धार्मिक भावना, धार्मिक रुचि, धार्मिक कार्यक्रम जैसे अपने यहाँ जैसे होते हैं, 10 लक्षण आ रहे हैं, विधान हो रहा है, प्रवचन सुन रहे हैं, शिविर चल रहा है, ऐसे म्लेच्छ खंडों में कुछ नहीं। तो जहाँ धर्म और धार्मिक प्रवृत्तियां, धार्मिक भावनाएं जहाँ होती हैं, वो आर्य खंड है, और उसके अलावा सब म्लेच्छ खंड है। तो अपने यहाँ अभी अपन ये जो आर्य खंड है, अपन तो रहते हैं यहाँ आर्य खंड में, और ये अमेरिका वगैरह कहाँ है? अमेरिका, चाइना, अफ्रीका, ये सब कहाँ है? ये इधर म्लेच्छ खंडों में नहीं। ये सारे पूरा जो ग्लोब, जितना विश्व दिखता है ना, पूरी दुनिया, सात महाद्वीप, समुद्र, महासागर, जितने भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये सब जो भी है, ये सब आर्य खंड में ही है। और आर्य खंड में जो हमारी वर्तमान की दुनिया दिखाई देती है, वो कितनी है? आर्य खंड में हमारी वर्तमान की दुनिया, बस ये डॉट लगा दो ना, दिख रही है आपको बोर्ड पे डॉट? ये तो मैंने मोटी लगाई है, अगर पेंसिल से लगाई जाए तो वो इतनी सी है। इतने बड़े आर्य खंड में हमारा जो विश्व जिसे दुनिया कहते हैं, वो इतना सा है, और सारे देश, सारे महाद्वीप सब इतने से में ही है। वहां हम कहते हैं अमेरिका वगैरह म्लेच्छ है, तो वास्तव में वो तो थोड़ा वहां प्रवृत्तियां, विषय सेवन अधिक है इस अपेक्षा, लेकिन वहां भी धर्म होता है, मंदिर बने हैं, धार्मिक भावनाएं वहां भी लोगों में है, दिखाई देती हैं। इसलिए वो म्लेच्छ खंड नहीं है, सब आर्य खंड ही है। कल शाम को राकेश जी नागपुर वालों का प्रवचन था। सुनीता आंटी आप थे प्रवचन में? नहीं रुके थे शायद। बहुत अच्छा प्रवचन था उनका। प्रवचन सार पे था, लेकिन विषय था अपने 5वें अध्याय वाला ही, और बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब वो जो समझा रहे थे बहुत ही अच्छा था। तो वो बता रहे थे कि अलोकाकाश के बीच में लोक, मेरे को ये डॉट आया ना इसलिए उनका ध्यान आया, अलोकाकाश के बीच में लोक पूरा वो कितना है? बोले ये बिंदु भी बड़ी है, अलोकाकाश अनंत, और लोक कितना है? 343 घनराजू। बिंदी भी लगाओ ना तो वो भी बड़ी है उसके लिए, बिंदी जितना भी नहीं है अलोकाकाश के बीच में लोक, ऐसा। तो ये भरत क्षेत्र के ये 6 खंडों की बात हुई। इसमें जितनी भी मतलब अपने धार्मिक प्रवृत्तियां वगैरह जो भी महापुरुष होते हैं, वो सब यहाँ आर्य खंड में होते हैं। चक्रवर्ती इन 6 खंडों को जीतता है। और आप लोग देखना जब भी कभी समय हो, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो विक्रांत जी का, आप पंडित विक्रांत शास्त्री ऐसे नाम से है, विक्रांत शाह करके चैनल, नहीं तो वो मैं मैसेज भेजती हूँ ना, उसमें लिंक है यूट्यूब की, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो चक्रवर्ती की विजय वाला वो देखना है। उसके 3-4 क्लासेस हैं उनकी। उसमें उन्होंने बताया कैसे कैसे पहले इधर से इधर वाले खंड को जीतता है, फिर इधर आता है, फिर इधर वाले खंड को जीतता है, फिर कैसे ये विजयार्थ पर्वत में से किस तरह से गुफाओं में से निकलता है। अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने में। मैं होगा ना तो उसको सर्च करके वापस उसकी वो लिंक ग्रुप में डाल दूंगी। तो ये चक्रवर्ती इस तरह से इन 6 खंडों को जीतता है, और हम म्लेच्छ खंड में से लड़कियों, मतलब वहां की कन्याओं से वो शादी भी करके लाता है। 96,000 रानियों में से 32,000 कन्याएं म्लेच्छ खंडों से भी विवाह करके वो लाता है। इस तरह से ये 6 खंड भरत क्षेत्र के हैं। अभी थोड़ी सी बात अपन इस विजयार्थ पर्वत के संबंध में करते हैं कि विजयार्थ पर्वत कैसा है। ये तो समझ में आ गया, सबका पढ़ा हुआ ही था, इसलिए कुछ ज्यादा उसमें बात नहीं है।
विजयार्थ पर्वत कैसा है? भरत क्षेत्र के बीचों बीच विजयार्थ पर्वत है। विजयार्थ पर्वत की ऊंचाई वो है 25 योजन। बोलिए रेणु जी। हाँ, मैं बोली कि आप बोले ना एक तरफ, तीन तरफ लवण समुद्र और उत्तर की तरफ पर्वत है। हाँ, तो ये तो लवण समुद्र तो चारों तरफ ही है ना, पूरा गोलाकार। चारों तरफ तो जम्बू द्वीप के है। अभी हम बात कर रहे थे भरत क्षेत्र की। भरत क्षेत्र के चारों अ- तरफ लवण समुद्र नहीं है। अच्छा देखो ये तो है जम्बू द्वीप, इसमें ये है भरत क्षेत्र। अच्छा, तीन तरफ है। तो जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है, लेकिन भरत क्षेत्र के तो तीन ही तरफ है ना। यहाँ उत्तर में तो हिमवन पर्वत है भरत क्षेत्र के। नहीं आया समझ में? अच्छा, नहीं आया आपको समझ में? आ गया आ गया आ गया? चलिए आ प्रीति तुम गया आ गया। ठीक है बताती प्रीति, हूँ, विजयार्थ पर्वत के मतलब बारे जो में। आप, हाँ आ गया आप। विजयार्थ पर्वत के बारे में कौन बताएंगे? रेखा अभी आप बताएंगे? नहीं नहीं। कुछ भी नहीं? सुनीता आंटी? नहीं? प्रीति? थोड़ा बहुत याद है, पहली कटनी पे तो विद्याधर रहते हैं वो, फिर दूसरी पे शायद व्यंतर देव, और एक सबसे ऊपर वो है चैत्यालय अपने। हम्म, ठीक है बढ़िया। बोले मीता भाभी। छठा आरा जब पूरा होएगा तब 32 जोड़े जो होंगे उनको विजयात पर्वत की गुफा में ही देवता लोग वहां ले जाएंगे। फिर जो उत्सर्पणी आएगा, फिर वहां से जो नई संरचना होगी वो वही 32 जोड़ों से आगे की परंपरा चलेगी। ऐसा कुछ है शायद। वो तो ठीक है, मतलब उसकी रचना के संदर्भ में पूछी थी, थोड़ी लंबाई अच्छा चौड़ाई ऊंचाई कुछ ये नहीं याद नहीं हो वो आप नहीं, लोगों को? वो तो नहीं था। देखिए ये जो विजयार्थ पर्वत है, अच्छा मैं ये सोच रही थी आप लोग भूल गए, तब तो पढ़ाऊं दोबारा से ढंग से। पहले अपन इससे समझ लेते हैं एक बार चित्र में। देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को, ये तो है भरत क्षेत्र, यहाँ लिखा है भरत क्षेत्र। ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये भरत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं, ये बीच में आर्य खंड, और ये थोड़ा सा जो पिंक सा दिख रहा है ये अपनी दुनिया, ग्रीन कलर का डॉट लगाया है, और ये बाकी सारे म्लेच्छ खंड हैं। ये बीच में ग्रे कलर का है, ये विजयार्थ पर्वत है। इस विजयार्थ पर्वत की ऊंचाई ऊंचाई है 25 योजन, हाइट। विजयार्थ पर्वत की ऊंचाई 25 योजन है, और इसका फैलाव देखो, दो चीजें हैं। कैसा है ये विजयार्थ पर्वत समझ लीजिए, ऐसा ही है इसी तरह का। ऊंचाई तो है कम और फैलाव है ज्यादा, जैसे ये बुक है, ये ऊंचाई कम है और ये फैलाव ज्यादा है, ऐसा है ना। तो ये ऊंचाई है 25 योजन विजयार्थ पर्वत की, और ऐसा फैलाव कितना है? वो है 50 योजन। फैलाव है 50 योजन, ऊंचाई है 25 योजन। तो इसकी जो 25 योजन की हाइट है, उसमें सबसे पहले हम समझ लीजिए यात्रा के लिए जा रहे हैं विजयार्थ पर्वत की। तो इस विजयार्थ पर्वत में ऊपर चले 10 योजन ऊपर पहुंचे। 10 योजन ऊपर पहुंचने पर दोनों साइड से ये पर्वत 10-10 योजन कट जाता है, जैसे अपने सुमेरु पर्वत में है ना कटनियां, उसी तरह से। जैसे ये एक्चुअल में यहाँ इस तरह से समझना पड़ेगा, ये जमीन से हम चले 10 योजन ऊपर,
10 योजन ऊपर चले और यहाँ इसका फैलाव कितना है, 50 योजन का। 50 योजन का फैलाव है। 10 योजन हम ऊपर चले तो इधर से 10 योजन और इधर से 10 योजन, यानी 20 योजन ये कम हो गया। इधर से 10 योजन कम हो गया है पर्वत, इधर जगह बन गई, ये मैदान बन गया, क्या बोलेंगे, समतल भूमि। और इधर भी 10 योजन। फिर वापस 10 योजन ऊपर चले और यहाँ क्या है, यहाँ जो ये है, यहाँ पे नगरियां हैं, वो भी अपन बात करते हैं। ये पहली मंजिल आ गई, समझ लीजिए पहली स्टेप आ गई, या पहली कटनी शब्द इसके लिए शास्त्रों में कहते हैं। ये पहली कटनी है, ये कट गया ना, यहाँ से 50 योजन का था, कट गया। अभी कितना बचा है यहाँ से यहाँ तक, 10 इधर से गया, 10 इधर से गया, तो कितना बच गया, 30 योजन। ठीक है, अब ये ऊपर गए, वापस से 10 योजन, यहाँ से 10 योजन चले, फिर यहाँ से वापस से 10 योजन चले, तो फिर से 10 योजन इधर कट गया, 10 योजन इधर कट गया, तो ये कितना बच गया, 10 और 10 20 कम हो गए, ये 10 योजन ये बच गया। और हाइट में कितनी बची है अभी, हाइट में कितना बचा, हाइट थी टोटल, रेनू जी टोटल हाइट कितनी थी, 25 योजन। 25 योजन। 10 योजन पहले चले, 10 योजन बाद में चले, अब कितनी बची अपने पास हाइट, 5 योजन। तो अभी 5 योजन ऊपर चलेंगे, तो 5 योजन ऊपर जाने पर अभी इसका विस्तार कितना रह गया है, केवल 10 योजन का विस्तार रह गया है। तो ये इस तरह की रचना इस विजयार्थ पर्वत की है। ऊंचाई है टोटल ऊंचाई 25 योजन की थी, उसमें से सबसे पहले भूमि से 10 योजन ऊपर चलने पर पहली कटनी आती है, उस पहली कटनी पर विद्याधरों के नगर हैं। क्या है, ये जो दोनों साइड कट लगे ना, दोनों साइड, ये एक्चुअल में चित्र अपन ऐसे बना रहे हैं, ये विजयार्थ पर्वत है ऐसे, इस चित्र को ऐसे समझो आप, इस तरह से है, मतलब अभी भी आपको वैसे ही दिखेगा वो सामने, लेकिन अभी जो अपने को फ्रंट में यूं दिख रहा है ना, इसको घुमाना है ऐसा। भरत क्षेत्र के बीच में है, तो भरत क्षेत्र के जो भरत क्षेत्र जहाँ है उसके बीच में इस तरह का अपने को खड़ा करना है। तो किस तरफ से कटेंगे ये, पूर्व से और दक्षिण से पश्चिम, उत्तर। हाँ दक्षिण उत्तर, इस तरह से कटेंगे। पूर्व पश्चिम तो विस्तार है, और एक कटनी दक्षिण में, एक कटनी उत्तर में, फिर वापस 10 योजन चलेंगे, फिर एक कटनी दक्षिण में, एक कटनी उत्तर में, इस तरह से ये कटनियां हैं। तो पहली कटनी पर विद्याधरों के नगर हैं, उसको बोलते हैं विद्याधरों की श्रेणियां। मैं वो शब्द भी आपको इसलिए बता रही हूँ ना, आप लोग नोट भी करिए वो शब्द, क्योंकि अपन फिर पढ़ेंगे ना, पुराण भी आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि दक्षिण श्रेणी में, तो फिर आपको लगेगा कौन सी श्रेणी है, शपक श्रेणी है कि उपशम श्रेणी है, वो श्रेणी शब्द सुन के, इसलिए इसको भी श्रेणी बोलते हैं। ये यहाँ पर ये जो कटनी हुई और इस कटनी में जो नगरियां हैं, तो ये उत्तर श्रेणी दक्षिण श्रेणी ऐसा कथन शास्त्रों में मिलता है, तो इसको भी श्रेणी कहते हैं। तो विद्याधरों की श्रेणियां हैं, और एक साइड में 60 नगर, दूसरी साइड में 50 नगर। विद्याधरों के नगर शब्द है, लेकिन बहुत बड़े बड़े देश हैं। नगर का मतलब अपने जैसे नहीं कोई छोटे मोटे, विद्याधरों के देश भी बोल सकते हैं। तो टोटल 110 विद्याधरों के नगर हैं विद्या इस श्रेणी में। दक्षिण श्रेणी में 60 है, उत्तर श्रेणी में 50 है, या रिवर्स भी हो सकता है, यानी एक साइड 50 है, एक साइड 60 है। इस तरह से ये विद्याधरों के नगर इसमें बने हुए हैं पहली कटनी पे। फिर वापस 10 योजन ऊपर चले तो ये जो दूसरी कटनी आई, ये दूसरी कटनी पे व्यंतर देवों के क्या है, व्यंतर देवों के आवास। कल परसों हमने पढ़ा था, पर्वतों के ऊपर जो उनके रहने की जगह है उनको आवास कहते हैं। तो ये पर्वत है विजयार्थ पर्वत, इसके ऊपर व्यंतरों के रहने के स्थान बने हुए हैं, विद्याधरों के आवास हैं दूसरी कटनी पर। और जो अब टॉप पे जहां पहुंच गए शिखर पर, तो शिखर पर पहुंचने पर यहाँ 9 कूट बनी हुई है, 9 कूट बनी हुई है, और उसमें से जो पूर्व दिशा की ओर एक कूट है उस पर अकृत्रिम जिनालय है।
देखिए ये अपना ये विजयार्थ पर्वत है, ये विजयार्थ पर्वत, और इस विजयार्थ पर्वत पर ये नाम लिखे हुए हैं, वैश्रवण, उत्तरार्ध, भरत, तिमिस्र, पूर्वभद्र, विजयार्ध, मणिभद्र, खंड प्रपात, दक्षिणार्ध, भरत और सिद्धायतन। तो ये पूर्व दिशा की तरफ जो पहली कूट है उसका नाम सिद्धायतन है। यहाँ पर अकृत्रिम जिनालय है। जो मध्य लोक के अकृत्रिम जिनालय होते हैं जिनकी गिनती हम करते हैं, उसमें इस विजयार्थ पर्वत वाले जिनालय की गिनती भी की जाती है। तो ये अकृत्रिम जिनालय यहाँ पर बना हुआ है। ये जो पर्वत है विजयार्थ पर्वत, इसका नाम विजयार्थ क्यों होता है, इसका नाम विजयार्थ क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं और 6 खंडों में से 3 इस तरफ है, 3 उस तरफ है। इस विजयार्थ पर्वत के दक्षिण में 3 खंड, उत्तर में 3 खंड। तो चक्रवर्ती की आधी विजय यानी आधा कर देता है ना चक्रवर्ती के एरिया को, इसलिए इसका नाम उसकी विजय को आधा कर देता है। यानी यहाँ तक एक साइड जीता तो आधी विजय हो गई, इसलिए इसका नाम विजयार्थ पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत के बीच में 2 गुफाएं बनी हुई हैं। ये देखिए, जब गंगा नदी हिमवंत पर्वत से गिरती है और ये भरत क्षेत्र में या मलेच्छ में गिरी और फिर मलेच्छ से चलती हुई आगे बढ़ती है, तो उसके रास्ते में बीच में आ जाता है ये विजयार्थ पर्वत। इसी तरह से सिंधु नदी भी इधर से निकलती है तो बीच में आ जाता है विजयार्थ पर्वत। तो पर्वत के ऊपर तो नदी चढ़ नहीं सकती 25 योजन ऊंचाई पर, तो वो नदी पास कैसे होगी, बाहर आगे कैसे जाएगी? तो उसके पास होने के लिए इस पर्वत के नीचे गुफाएं बनी हुई है। गंगा और सिंधु नदी के निकलने के लिए इस पर्वत में 2 गुफाएं हैं जो इस पर्वत को के थ्रू होके जाती हैं, और इन गुफाओं के नाम है खंड प्रपात और तिमिस्र। खंड प्रपात और तिमिस्र नाम की ये गुफाएं हैं, और निरंतर गंगा और सिंधु नदी बह रही है और उनके नीचे से ये पानी उन गुफाओं के नीचे से निकलता रहता है बराबर। ये गुफाओं का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, इनमें द्वार है, दरवाजे हैं, और वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है। जब चक्रवर्ती अपनी षटखंड की 6 खंडों की विजय करने जाता है तो वो इन गुफाओं में से होकर वो कैसे जाएगा? चक्रवर्ती विजयार्थ पर्वत के ऊपर चढ़कर फिर मलेच्छ खंडों में जाएगा? नहीं, विजयार्थ पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ सकता। ऊपर चढ़ता है, विद्याधरों को भी जीतता है चक्रवर्ती, इसलिए ऊपर तो चढ़ता है लेकिन बस फर्स्ट कटनी तक ही वहां तक चढ़ता है, और विद्याधरों की कन्याओं से भी शादी करता है और उनको जीतता भी है। लेकिन उसके बाद में व्यंतरों के आवास आ जाते हैं तो वहां ऊपर वो नहीं चढ़ता है। तो ये पास कहाँ से होगा आगे के यानी उत्तर वाले खंडों में जाने के लिए? तो ये जो गुफाएं बनी हुई है, इन गुफाओं के माध्यम से चक्रवर्ती उस साइड के मलेच्छ खंडों में जाता है। तो ये गुफाओं का दरवाजा बंद रहता है, और चक्रवर्ती का जो सेनापति होता है, चक्रवर्ती के पास में अनेक प्रकार के रत्न, 14 रत्न, 9 निधियां होती हैं। तो उसमें से वो एक अश्व रत्न होता है, घोड़ा, एक सेनापति रत्न होता है, और इसी तरह से वो दंड रत्न होता है, चक्र, जिससे वो गुफा का दरवाजा खोलता है। तो इस गुफा का दरवाजा क्योंकि जब से बंद है, समझ लो अभी चक्रवर्ती कब हो गए, लास्ट चक्रवर्ती हो गए आप समझ लो 2-4-5 हजार साल पहले, और अब अगले चक्रवर्ती कब होंगे? तो 84,000 वर्ष का तो ये गैप है ही है। उसके बाद में जब भी होंगे, क्योंकि चक्रवर्ती 12 होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं, तो हर तीर्थंकर के काल में ही चक्रवर्ती हुए ऐसा नहीं है, वो कम है। तो बहुत लंबा काल, हजारों हजारों साल का, लाखों साल का गैप बीच में पड़ता है, वो गुफाएं बंद रहती हैं। तो उसमें बहुत, जैसे बंद रहे बहुत दिनों से कोई कमरा, कोई अपना डब्बा ही होता है ना, बच्चों के टिफिन बंद पड़े इतने दिनों से स्कूल नहीं जा रहे, तो वो अजीब सी स्मेल नहीं आने लग जाती उसमें खोलो तो ऐसी? तो वो तो छोटी चीज है, अब वो इतनी बड़ी गुफा इतने सालों से बंद है तो उनमें बहुत गैसेस वगैरह भर जाती हैं, और उसका द्वार खुलते ही इतनी उसमें से गैस वगैरह इस तरह से निकलती है कि मनुष्य मर ही जाए उसके मतलब उसको यदि सीधा वो वहां अंदर घुस जाए तो दम घुट के मर ही जाए। तो वो चक्रवर्ती उसको जो उसका एक रत्न होता है, सेनापति रत्न और अश्व रत्न, वो घोड़े की स्पीड इतनी होती है
एग्जैक्ट तो मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन वो बहुत सेकंड में ही बहुत बहुत दूर, किलोमीटर दूर पहुंच जाता है, सेकंड्स में, इतनी वो घोड़े की स्पीड होती है। और ऐसी ही पावर उस सेनापति में होती है। तो वो सेनापति जाता है, जब चक्रवर्ती वहां पहुंचते हैं ना यहाँ जीतने के लिए, यहाँ पड़ाव डाल देते हैं चक्रवर्ती अपना, जैसे यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंच के सेना ने पड़ाव डाल दिया। अब वो सेनापति जाता है और उस घोड़े पर बैठकर, और उस गुफा का वहां कुछ विस्फोट माध्यम से, ऐसा वो उसका रत्न होता है, उसके माध्यम से वो दरवाजा खोलता है। और दरवाजा खोलते ही गैस निकलेगी, तो दरवाजा खोलते ही उस घोड़े पे बैठ के, जैसे एरोप्लेन से भी ज्यादा तेज स्पीड में वो वहां से तुरंत दूर भागता है, वो दूर हो जाता है। फिर 6 महीने तक इसमें से वो गैसेस वगैरह निकलती हैं। 6 महीने तक चक्रवर्ती की सेना यहीं पर पड़ाव डाल के रखती है। फिर 6 महीने के बाद में वो सब इस गुफा में अंदर प्रवेश करके फिर आगे इधर वाले म्लेच्छ खंडों में जाते हैं। तो ये ऐसी यहाँ गुफाएं हैं, और इन गुफा के बीच में भी और दूसरी नदियां हैं। ये जो तिमिस्र गुफा और खंड प्रपात गुफा है, इसके बीच में भी और नदियां हैं। उनमें से 2 नदियों के नाम यहाँ बताए जाते हैं। एक नदी का नाम होता है उन्मग्ना, और एक नदी का नाम होता है निमग्ना। क्योंकि ये जो गंगा और सिंधु नदियां होती हैं, इनकी सहायक 14,000 नदियां होती हैं। तो वो 14,000 सहायक नदियां ऐसे बीच बीच में मिलती हैं। तो उनमें से ही 2 नदियों के नाम आते हैं शास्त्रों में, उन्मग्ना और निमग्ना। उन्मग्ना नदी की क्या विशेषता है कि उसमें भारी से भारी पत्थर भी डालो, लोहा भी डालो, तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा, डूबेगा ही नहीं तो भारी चीज पानी में डूब जाती है ना, लेकिन उसमें भारी से भारी चीज भी डालेंगे तो भी वो डूबेगी नहीं, ऊपर ही ऊपर रहेगी। उस नदी का नाम है उन्मग्ना नदी। और दूसरी है निमग्ना नदी, कि उसमें हल्की से हल्की चीज डालो, कागज भी डालो, कुछ पत्ता भी डालो, कुछ भी डालो, तो वो डूब जाएगी, भारी होके वो डूब जाएगी, तो निमग्न हो जाएगी। उन्मग्न मतलब ऊपर आ जाएगी, और निमग्ना मतलब नीचे डूब जाएगी। तो ऐसी 2 नदियां वहां इन गुफाओं में से, गंगा नदी में भी दोनों नदियां मिलती हैं, एक जो गुफा है, और सिंधु नदी में भी दोनों नदियां, इस तरह की नदियां वहां मिलती हैं। इस तरह से ये विजयार्थ पर्वत की चर्चा। और इस विजयार्थ पर्वत के बारे में क्या विशेषता है, जो अभी मीता भाभी ने बताया था, कि जब प्रलय का टाइम आता है, छठा काल आता है, छठे काल के अंत में जब प्रलय होती है, तो प्रलय होती है तो सब मर जाते हैं, ऐसा जनरली अपन बोलते हैं कि सब मर गए, लेकिन सब नहीं मरते हैं। अगर सारे ही मर जाएंगे तो फिर आगे परंपरा कैसे चलेगी। तो कुछ 72 जोड़े मनुष्यों के भी और तिर्यंचों की, सब मिला के 72 जाति के, 72 टाइप्स के स्त्री और पुरुष, उनको बोलते हैं जोड़े। तो ऐसे 72 जोड़े देवों के द्वारा इन विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में सुरक्षित पहुंचा दिए जाते हैं, ताकि उनसे आगे की संतति, आगे फिर परंपरा चल सके। और कुछ अपने आप भी बच जाते हैं, अपने आप भी छुप जाते हैं वहां जाके, अकेला 72 जोड़े ही बचते हैं ऐसा नहीं है। कुछ जीव अपने आप भी बच जाते हैं, जिनकी आयु बाकी होती है, अभी शेष है, वो सब कोई कोई भाग भाग के इधर उधर विजयार्थ पर्वत की गुफाओं वगैरह में, वहां पर उस प्रलय का असर नहीं होता है, तो वहां वो जाके छुप जाते हैं। ये बात भी इस विजयार्थ पर्वत के संबंध में जानने योग्य है। तो विजयार्थ पर्वत की ऊंचाई अब याद रखनी है अपने को, कितना ऊंचा है, 25 योजन ऊंचा, 50 योजन चौड़ा। 10 योजन ऊंचाई पर जाने पर पहली कटनी है, वहां पर विद्याधर रहते हैं, विद्याधरों की नगर है। और 10 योजन यानी टोटल 20 योजन की हाइट पर पहुंचने पर दूसरी कटनी है, वहां पर व्यंतर देवों के आवास बने हैं। और पर्वत के शिखर पर पूरे 25 योजन की हाइट पर कूट बनी हुई है, और उनमें से पूर्व दिशा की ओर जो पहली कूट है वो सिद्धायतन कूट है, अर्थात उस पे अकृत्रिम जिनालय है। अब एक है यहीं भरत क्षेत्र में ही जो म्लेच्छ खंड है, इन म्लेच्छ खंडों के बीच में एक वृषभाचल नाम का पर्वत है। देखिए, ये आर्यखंड है, दक्षिण में बीच वाला आर्यखंड, और उत्तर में बीच वाला जो म्लेच्छ खंड है
उस म्लेच्छ खंड में एक वृषभाचल नाम का पर्वत है। ये वृषभाचल पर्वत पर जो भी चक्रवर्ती होते हैं वो ये ऐसे खंडों को जीतते हुए जाते हैं, और फिर जब ये पर्वत आता है तो इस पर्वत पर वो अपना नाम लिखने जाते हैं चक्रवर्ती, कि हम बड़े राजा सम्राट हुए हैं। जैसे शिलालेख लिखे जाते हैं, अभी के जमाने में शिलालेख लिखे गए राजाओं के द्वारा, तो ऐसे ही वो चक्रवर्ती अपना नाम, अपनी प्रशस्ति, कि मैंने ऐसे ऐसे, मैं पहला चक्रवर्ती हुआ हूँ, मैंने 6 खंडों को जीता है, इस तरह की कुछ भी वो लिखता है यहाँ आके। तो इसकी कितनी है, पहले इसके ज्यादा अपने पास समय नहीं है। देखिए इसकी ऊंचाई है 100 योजन। इस वृषभाचल पर्वत की हाइट है इसकी 100 योजन की ऊंचाई है। और जैसे जो विजयाट पर्वत और हिमवन पर्वत वगैरह है ना, वो तो सीधे हैं दीवार के जैसे, और ये वृषभाचल पर्वत दीवार के जैसा नहीं है। हाइट तो है 100 योजन, लेकिन नीचे विस्तार है 75 योजन जमीन पर, और फिर शिखर तक पहुंचते हैं तो इसका विस्तार हो जाता है 50 योजन। मतलब ऐसा कुछ करके इस तरह से ये शेप में आता है। देखिए इस तरह की कोई शेप यहाँ दिख रही है आपको छोटी, आप अपने मोबाइल में ऐसा करके जूम भी कर सकते हैं, हाथ से बड़ा कर सकते हैं अगर छोटा दिख रहा हो तो। ये यहाँ इस तरह की कुछ तिरछी सी, यानी नीचे इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ऊपर चौड़ाई कम है, तो इस तरह का कुछ रचना इसकी बनती है। और टोटल हाइट है 100 योजन। टोटल हाइट है 100 योजन। ये वृषभाचल पर्वत है, और ये कहीं कहीं शिला भी शब्द बोलते हैं, वृषभाचल शिला, लेकिन इतना 100 योजन की ऊंचाई है, वो पर्वत ही है। और बोले मिता अभी ये क्या नियोग ही है क्या कि चक्रवर्ती जब भी जीतेगा तो वृषभ यहाँ इस पर्वत पे अपना नाम लिख के हाँ बाद ही हाँ, लिखेगा? ऐसा नियम ही है। ऐसा अच्छा। नियम ही है कि जो भी चक्रवर्ती हैं वो विजय के दौरान इस पे अपना नाम लिखते हैं। उसी की एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जितने भी चक्रवर्ती होते हैं, भरत चक्रवर्ती भी थे, तो वो लिखने गए अपना नाम, तो ये पर्वत चक्रवर्तियों के नामों से भरा हुआ है अनादिकाल से। यानी अनादिकाल से चक्रवर्ती होते आ रहे हैं, वो अपना नाम लिखते आ रहे हैं। तो इस युग के जो पहले चक्रवर्ती हुए, भरत चक्रवर्ती, वो अपना नाम लिखने पहुंचे तो उनको बड़ा थोड़ा था, मैं हुआ हूँ पहला, थोड़ा अपने आप को आ जाता है ना गर्व कि पहला हूं मैंने ये काम पहले किया है। तो वो आए तो उनका सारा, बोले ये तो पहले से ही लिखा भरा हुआ है, और नाम लिखने को जगह नहीं होती है। फिर वो उनके पास एक इस तरह का इरेजर वाला रत्न होता है, इस तरह का मणि होता है कि किसी एक चक्रवर्ती की प्रशस्ति मिटाकर, उसका नाम और उसकी जो वर्णन है वो मिटाकर, फिर वो अपनी चर्चा उसमें लिखते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, कौन हुए तीर्थंकर चक्रवर्ती? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए कि नहीं हुए? तो जो तीर्थंकर होते हैं वो इतने पुण्यशाली होते हैं कि वो जब वो अपना नाम लिखने जाते हैं कि नहीं, शांतिनाथ तीर्थंकर, शांतिनाथ चक्रवर्ती, वो 6 खंड की विजय के लिए गए थे कि नहीं गए थे? गए थे, 6 खंड की विजय के लिए गए थे। फिर यहाँ नाम लिखने गए कि नहीं गए? ये नाम लिखने भी गए। और वो जब अपना नाम लिखने गए तो उनको भी भरी हुई मिली? भरी हुई मिली नहीं। जब वो अपना नाम लिखने जाते हैं, जो अगर तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं और वो चक्रवर्ती हैं, तो वो जब अपना नाम लिखने जाते हैं तो उनको मिटाना नहीं पड़ता किसी का नाम, उनके लिए अपने आप ही जगह बनी हुई मिलती है कि ये खाली जगह उनको मिलती है। और साथ में उनका नाम फिर कभी किसी के द्वारा मिटाया नहीं जाता है। यानी आज भी अगर हम जाके देखें, हम तो चक्रवर्ती है नहीं लेकिन कदाचित ऐसी हम कल्पना करें, वहां जाके देखें तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, इनका नाम वो कोई नहीं मिटाएगा, और उनको भी किसी का नाम मिटाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे विशेष पुण्यशाली तीर्थंकर का जीव होता है। इस तरह की बात यहाँ पर ये। और एक बात कि ये जो वृषभाचल पर्वत है ये है स्वर्ण में,
गोल्ड का, सोने का। और जो विजयार्ध पर्वत है वो है चांदी का, उसको रजताचल भी कहते हैं। विजयार्ध पर्वत है वो रजतमय है, चांदी का है। और ये वृषभाचल पर्वत है, ये स्वर्णमय है, सोने का है। इस तरह से ये भरत क्षेत्र की, और भरत क्षेत्र में जो विजयार्ध पर्वत और वृषभाचल पर्वत, ये 2 पर्वत हैं, इनकी चर्चा अपनी हुई है। अब कल आगे अपन जो भी पढ़ा देखेंगे, नदियों के बारे में आगे करेंगे चर्चा। प्रश्न है किसी को? हाँ ज्योति जी, मैं ये पूछ रही थी, जब ये तीर्थंकर और ये चक्रवर्ती होते हैं, तो चक्रवर्ती पहले बनते हैं, तीर्थंकर मतलब ये समझ में नहीं आया। तीर्थंकर तो एक्चुअल में बचपन से ही होता है? नहीं, बचपन से नहीं होते, लेकिन ये पता होता है कि तीर्थंकर बनेंगे। पर हाँ। तीर्थंकर, आप बताइए, तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है? कौन से गुण स्थान में आता है? छठे गुण स्थान में आता है। नहीं, 8वें में, सॉरी। नहीं 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 नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में। तो तीर्थंकर तो जो अरहंत बनेंगे ना, तब कहलाएंगे। अच्छा। लेकिन पहले से ही उनको तीर्थंकर कहते हैं, क्योंकि बनने वाले हैं इसलिए। अभी तो वो राजा हैं, चक्रवर्ती हैं। जब तीर्थंकर बनेंगे, मुनि बनने पर ही चक्रवर्ती नहीं रहेंगे, चक्रवर्ती पना छोड़कर ही मुनि दीक्षा होगी। इसलिए वो चक्रवर्ती तो गृहस्थ अवस्था में है, और तीर्थंकर तो अनंत दशा में होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको। हाँ ठीक है। हाँ भाभी, ये हुंडा अवसर्पिणी का कुछ रहता है कि ये तभी जगह नहीं मिलती या हमेशा ही नहीं मिलती? नहीं, हमेशा ही। इसमें हुंडाल सर्पणी का नहीं है, हमेशा ही। हुंडाल सर्पणी का तो वो है कि वो बाहुबली और भरत में युद्ध हुआ ना, चक्रवर्ती का मान हुआ, वो हुंडाल सर्पणी का। चलिए, अभी समय अपना ज्यादा हो गया है, यही पूरा करते हैं। आप लोग क्या है कि बहुत धीरे धीरे ज्वाइन होते हैं आजकल, थोड़ा समय का ध्यान रखें। अब कल की बात है, मंडे से तो टाइम वही 1:40 का ही रहेगा। नहीं दीदी, वो वहां गए थे ना, तो लेट हो गए आने में। ये बताने की तो वो जरूरत नहीं है, मैं तो कॉमन कहती हूँ सबको। चलिए, अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री।